हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों के साथ जो सीडीपी है, साइकोलॉजी है, उसका थोड़ा सा पोर्शन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आपने उसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक दिया है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट आपके लिए एक चैप्टर लेके आई हूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे भी एग्जाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। फ्रेंड्स, एक बात और क्लियर कर देती हूँ आगे बढ़ने से पहले, ये जो सीडीपी है ये आपके जहाँ पर भी आपकी साइकोलॉजी आती है, जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम हो गया या फिर आपके यूपी टेट वगैरह, एमपी टेट वगैरह के जो भी एग्ज़ाम है, उन सभी में ये आपके लिए यूज़फुल रहेगी एचटेट एग्ज़ाम के साथ साथ। तो जो व्यूअर्स सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एचटेट वाले मेरे फ्रेंड्स, जो आपके लिए टाइम है वो बहुत ही कम बच गया है, तो चीज़ों को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए आज के जो चैप्टर हैं उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं कितना करवा पाती हूँ। जितना मैं आपको मैक्सिमम करवा पाऊंगी, कम से कम टाइम में उतना कंटेंट देने की कोशिश करूंगी। तो आज मेरा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड, अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिटेल में पढ़ना है तो मैंने आज से लगभग 1-2 महीने पहले 2-3 वीडियो बनाई थी, तो आप उनको देख सकते हैं। मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप इस वीडियो से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। हिंदी आप सबको पता है, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इनमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो हमारा ग्रोथ है, ग्रोथ तो क्या है, एक तरह से एक संकुचित पक्ष है, एक लिमिट दायरा है। जबकि डेवलपमेंट की जब बात की जाती है तो एक विस्तृत दायरे के बारे में बात की जाती है, एक ब्रॉड एरिया के बारे में बात की जाती है। जो ग्रोथ होती है उसको मापा जा सकता है, जबकि जो डेवलपमेंट है उसको मापा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ एक्सेस किया जा सकता है, उसका सिर्फ आकलन किया जा सकता है। ग्रोथ है वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में होती है, यानी वो क्या होती है, मात्रात्मक होती है। जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग इस तरह से देखिए कि एक कोई पौधा होता है तो वो बड़ा जब होता है, ठीक है, तो वो तो उसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि कोई बच्चा है, वो जब बड़ा होता है तो वो तो उसकी ग्रोथ हो गई, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर और भी एक्टिविटी शामिल होती जाती है, वो पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है, खेलना सीखता है, वो कुछ भी चीज़ में अच्छा होता है, बुरा होता है, तो ये सब उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट को आप आराम से इस तरह से क्लियर कीजिए कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो गलत ना हो। देन जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो आपका उम्र भर तक चलता है। ठीक है, बोलते हैं ना, गर्भ से लेकर कब्र तक, वोम्स टू टूम, जो आपका डेवलपमेंट है वो चलता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, बाल विकास के बारे में, जो कि आपके एचटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वैसे तो बाल विकास की जो 3 स्टेट होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था। लेकिन यहाँ पर जो प्री नेटाल पीरियड होता है उसको भी शामिल किया गया है, 40 वीक्स टू 80 डेज। 40 वीक्स टू 80 डेज क्या होता है, प्री नेटाल पीरियड होता है। जो इन्फेंसी होती है, यानी जो शैशव अवस्था होती है, वो 0 से 2 साल तक होती है। चाइल्डहुड, जो बाल्यावस्था होती है, 2 से 12 साल होती है। एडोलेसेंस 12 से 18 साल होती है। तो इन ईयर को लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपको ऑप्शन के आधार पर इनको टिक करना है। बाकी जो डाटा है उसकी तरफ से मैंने आप लोगों को सही सही बताने की कोशिश की है कि जो इन्फेंसी का पीरियड है वो 0 से 2 साल माना गया है, चाइल्डहुड का 2 से 12 साल माना गया है, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड है वो 12 से 18 साल माना गया है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं इनको आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब देखिए जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था का काल होता है, यानी अर्ली चाइल्डहुड का जो काल होता है, वो 2 से 6 साल बताया गया है। जबकि जो लेटर चाइल्डहुड होता है, उत्तर बाल्यावस्था होती है, वो 7 से 11 वर्ष बताया गया है। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो अर्ली चाइल्डहुड है, जो पूर्व बाल्यावस्था है, उसके अंदर क्या क्या जो चेंजेस आते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल। अनुकरण की अवस्था, देखिए फ्रेंड्स, अनुकरण की अवस्था किसको कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड को। अर्ली चाइल्डहुड को, पूर्व बाल्यावस्था को आपसे क्वेश्चन बन जाएगा एचटेट के एग्जाम में कि अनुकरण की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन मिलेंगे, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था। तो आपको क्या टिक करना है, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड को अनुकरण की अवस्था कहा जाता है। सजीववाद, सजीववाद की अवस्था भी किसको कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड को। खिलौना अवस्था, खिलौना अवस्था भी किसको कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड को। प्ले एज,
अर्ली चाइल्डहुड, प्री गैंग एज, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल एज, ध्यान से देखना, स्कूल एज नहीं है, प्री स्कूल एज है, और गैंग एज भी नहीं है, प्री गैंग एज है। वो किसको कहा जाता है? अर्ली चाइल्डहुड को। देन उसके साथ साथ ही वाई एज, वाई एज भी किसको कहा जाता है? अर्ली चाइल्डहुड को। क्योंकि फ्रेंड्स इस उम्र में जब बच्चा होता है तो वो क्या करता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए इस वाली एज को वाई एज भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट होने लगता है बच्चे में, बच्चों की संज्ञानात्मक एंड भाषाई क्षमताओं में अंतर है वो चिन्हित होने लगते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लेटर चाइल्डहुड, जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, उसके अंदर क्या क्या चेंज आते हैं। फ्रेंड्स इसकी जो पीडीएफ है मैं वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी, तो आप लोग वहाँ से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। और वीडियो को अगर आप लोग 2 बार सुन लेंगे तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, और अब जब दोबारा से आप चीज़ों को सुनेंगे तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगी, इससे जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। अब देखिए लेटर चाइल्डहुड क्या होता है। 6 से 12 साल का जो समय होता है, यानी उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है, 6 से 12 साल का। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। आपको सिर्फ बस ये पॉइंट है ना, यही याद रखने हैं, क्योंकि यही डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि गैंग एज कौन सी एज होती है? उत्तर बाल्यावस्था। स्कूल एज उत्तर बाल्यावस्था, जबकि जो प्री स्कूल एज था वो पूर्व बाल्यावस्था में था। ट्रबलसम एज, ये भी उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। यूनिक पीरियड, ये भी उत्तर बाल्यावस्था को। मिथ्या परिपक्वता का काल, मिथ्या परिपक्वता का काल किसको कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को। अगर आपसे पूछ ले कि ये किसने कहा था, उत्तर बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा था, तो ये किसने कहा था भाई? एक मनोवैज्ञानिक हुए थे रोस ने कहा था कि जो उत्तर बाल्यावस्था है उसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जा सकता है। तो इस तरह से आपको जो फैक्चुअल चीजें हैं वो एचटेट के एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मूर्त चिंतन की अवस्था भी उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। विचार प्रक्रिया तार्किक हो जाती है। चाइल्डहुड क्या है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। देन उसके बाद देखिए जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो हेरिडिटी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर, सोशल नेचर, ये सब कुछ पॉइंट है, आपको इनको याद रख लेना है। चाइल्डहुड से जब बच्चा क्या बनता है भाई? अडल्ट बनता है। चाइल्डहुड से जो अडल्टहुड होता है उसके बीच में जो ब्रिज का काम है वो कौन करता है? एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक ब्रिज का काम कौन करेगा? किशोरावस्था करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने होते हैं। नेक्स्ट देखिए किशोरावस्था, जो किशोरावस्था है उसको एडोलेसेंस कहते हैं, और एडोलेसेंस है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का। किशोरावस्था का मीन्स क्या होता है? परिपक्वता की तरफ जब बच्चा बढ़ने लगता है तो वो क्या आ जाती है? किशोरावस्था। मेनली क्या माना गया है इसको? 12 से 18 वर्ष माना गया है, जबकि WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19 वर्ष माना गया है। वैसे तो 12 से 18 साल बोलते हैं, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19 साल किशोरावस्था होती है। अब इसके अंदर भी पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष। अब स्टेनली हॉल का नाम तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है किशोरावस्था के मामले में। जब किशोरावस्था का कुछ भी जिक्र आएगा तो वो किसके द्वारा होगा? सबसे पहले स्टेनली हॉल के द्वारा। स्टेनली हॉल ने एक बुक लिखी थी किशोरावस्था, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि किशोरावस्था एक तूफान एवं तनाव की अवस्था है। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने बताया है? स्टेनली हॉल ने बताया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। अब देखिए जो किशोरावस्था होती है उसके अंदर क्या क्या, किशोरावस्था को क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं, तो पहचान का संकट, पहचान का संकट किशोरावस्था को कहा जाएगा। स्थिरता एवं समायोजन की कमी, कि जो किशोर जब बनते हैं तो उनमें स्थिरता की कमी आ जाती है, वो समायोजन एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, विद्रोह की भावना आने लगती है। जैसे जैसे बच्चा 12 से 19 साल के बीच में होता है तो उसमें विद्रोह की भावना आती है, वो अपनी ही बात को सही करने के लिए कोशिश करता है। लीडरशिप की भावनाएं आ जाती हैं, वोकेशनल एंजाइटी हो जाती है, करियर को लेकर टेंशन होने लगती है। थ्रेशोल्ड, दहलीज, थ्रेशोल्ड भी किसको बोला गया है? एडोलेसेंस को। और क्या होता है फ्रेंड्स इसके अंदर, जो किशोरावस्था है वो क्या होती है? अहम केंद्रित होती है। जो अपना खुद का डिसीजन होता है वही क्या होता है? सर्वोपरि होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है एडोलेसेंस तक। वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु किसको कहा गया है? एडोलेसेंस को कहा गया है। हीरो वर्शिप,
वीर पूजन की अवस्था भी किस में होती है? किशोरावस्था के अंदर होती है। डे ड्रीमिंग, दिन में ही सपने बुनना, ये भी किस में होती है? किशोरावस्था के अंदर होती है। अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है वो भी किस में होता है? किशोरावस्था के अंदर होता है। अब फ्रेंड, जो किशोरावस्था होती है उसके अंदर आप लोगों को ये दो डिसऑर्डर है, इनको भी ध्यान रखना है, एनोरेक्सिया और बुलिमिया। एनोरेक्सिया, बुलिमिया। एनोरेक्सिया से नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा पूरा एक शब्द है ये, और बुलिमिया नर्वोसा पूरा एक शब्द है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? कम खाना, और बुलिमिया नर्वोसा अटेंशन लेस के ज्यादा खाना फिर उसको उगलना, यानी वो अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं। बुलिमिया के अंदर ज्यादा खाएंगे फिर उसको उगलेंगे, और जबकि एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि भाई वेट कम करना है इसलिए क्या करेंगे? कम खाएंगे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जाता है कि जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, जो आनुवंशिकता होती है और जो वातावरण होते हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं? विकास को प्रभावित करते हैं। जो डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का सम होता है, सबट्रैक्शन होता है, डिवाइड होता है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इक्वल टू H इंटू E, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको भी एक बार देख लेना। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 पेयर। जो ऑटोसोम्स होते हैं वो 22 पेयर्स होते हैं, जबकि जो 23rd जो पेयर होता है वो किसका होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। वहाँ से जो सेक्स क्रोमोसोम है उससे क्या डिसाइड होता है कि जो आने वाला बच्चा है जो मेल होगा या फीमेल होगा, ये किससे डिसाइड होता है? 23rd पेयर जो क्रोमोसोम्स का होता है उससे। मेल के अंदर XY दोनों होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो XY होता है वही क्या करता है? बच्चे का मेल या फीमेल होना, सेक्स उसका जो डिटर्मिनेशन है वो करता है। अब फ्रेंड्स आगे देखिए, जो आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक ही करवाती हुई चल रही हूँ ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट देखिए, जो डेवलपमेंट है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, विकास के कुछ सिद्धांत हैं, उनको देखते हैं। तो विकास जो होता है कैसा होता है भाई? निरंतरता का सिद्धांत होता है, यानी वो निरंतर चलता रहता है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में चले, लेकिन निरंतर विकास चलता रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, विकास जो है वो वोम टू टोम चलता है, गर्भ से कब्र तक चलता है। एक रूपता का सिद्धांत होता है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले विकास जो है वो सामान्य होगा, देन उसके बाद क्या होता है? विशिष्ट होता है। अगर आपको इसको भी डिटेल में देखना है तो एक वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो उसमें आप लोग डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ रिवीजन के बेस पे कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, भविष्यवाणी का सिद्धांत होता है, बोलते हैं ना पूत के पैर पालने में ही दिखाई दे जाते हैं, तो इस तरह से। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन होता है जिसके अंदर स्फेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, प्रोक्सिमोडिस्टल और स्फेलोकोडल। स्फेलोकोडल को हिंदी में मस्तिष्क उद्मुखी बोलते हैं, जबकि प्रोक्सिमोडिस्टल को केंद्र अभिमुख बोलते हैं। स्फेलोकोडल से सिर याद कर लेना, इसके अंदर जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होगा, जबकि प्रोक्सोमोडिस्टल से केंद्र से बाहर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। एकीकरण का सिद्धांत होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन होता है, जो आपकी संज्ञानात्मक विकास होती है, फिजिकल विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, सभी आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। परिपक्वता एंड अधिगम का सिद्धांत होता है, भाई जैसे जैसे विकास होगा हम क्या होते जाएंगे? मैच्योर होते जाएंगे, कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे, लर्निंग हो रही है वहां पर। वंशानुक्रम एवं वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत होता है। अभी मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट क्या होता है? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। जो विकास है वो कभी भी आपको एक रेखा में नहीं होगा, कैसा होता है? स्पाइरल होता है। कैसा होता है? स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। विकास की संचिता एंड पुनरावृत्ति का सिद्धांत होता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से किधर जाएगा भाई? अमूर्त की ओर। मूर्त यानी जो चीज हमें दिखाई दे रही है, जिसको हम महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और अमूर्त जिसको हम देख नहीं पा रहे, टच नहीं कर पा रहे, यानी कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण होगा, पहले बाहर का नियंत्रण करना सीखेंगे, उसके बाद अंतर का नियंत्रण करना सीखेंगे। विभेदीकरण का सिद्धांत होता है। समग्र विकास का सिद्धांत होता है। तो ये क्या थे भाई? कुछ विकास के सिद्धांत थे, इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बनता है, कुछ टीचिंग मेथड होते हैं और उनके जो इन्वेंटर हैं उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही करवा रही हूँ।
और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिले। फ्रेंड्स देखिए, जो आपके इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड होता है, कुछ इंपॉर्टेंट जो 15-20 हैं वो मैंने आप लोगों के लिए हैं, आपको इनको रट लेना है, याद कर लेना है इनको अच्छे से। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, जो आगमन और निगमन विधि होती है उसका जनक कौन है भाई? अरस्तु। आगमन विधि का जनक अरस्तु, ऐसे याद कर लोगे। किंडरगार्टन कल भी बताया था, फ्रेडरिक फ्रोबेल, फ्रेडरिक फ्रोबेल, फ्रोबेल याद कर लेना, किंडरगार्टन फ्रोबेल। जो प्लेवे मेथड है उसका भी जो फ्रेडरिक फ्रोबेल है वही है उसके भी इन्वेंटर, जबकि जो नाम दिया था वो हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया था। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड किसने दिया था? एलेक्स फैक्नी ओसबोर्न, ओसबोर्न याद रख लेना। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो ओसबोर्न, ब्रेनस्टॉर्मिंग ओसबोर्न। डाल्टन मेथड पार्कहर्स्ट, पार्कहर्स्ट हेलेन पार्कहर्स्ट, डाल्टन मेथड हेलेन पार्कहर्स्ट। प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक, इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक मेथड यानी अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रोंग, HE आर्मस्ट्रोंग। जो अन्वेषण विधि है ह्यूरिस्टिक मेथड है वो आर्मस्ट्रोंग ने दिया था। माइक्रो टीचिंग ड्वाइट एलन, ड्वाइट एलन, माइक्रो टीचिंग ड्वाइट एलन। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर यानी यहाँ से क्या याद रखोगे? सवाल और उत्तर, सवाल, सवाल से क्या बन जाएगा? सुकरात, सवाल उत्तर सुकरात। सोशियोमेट्री मेथड सामाजिक समाजमिति, ये मोरेनो, मोरेनो जो जैकब एल मोरेनो, मोरेनो याद रखना। मोंटेसरी मेथड मोंटेसरी ने दिया, मारिया मोंटेसरी। प्रोग्राम लर्निंग स्किनर, BF स्किनर, प्रोग्राम लर्निंग BF स्किनर, प्रोग्राम लर्निंग BF स्किनर। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड नॉर्मन ए काउडर, काउडर, नॉर्मन ए काउडर, नॉर्मन ए काउडर ने क्या दिया है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड। कुछ एक दो और बच गए हैं, उनको भी फटाफट से देख लेते हैं। वियंत का मेथड ये वासबोर्न ने दिया था। 5 स्टार, जो 5 स्टेप, जो 5 जो स्टेप होते हैं वो योजना होती है, लेसन प्लान होता है, हर्बर्टियन मेथड भी बोलते हैं, वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। ब्रेल स्क्रिप्ट लुइस ब्रेल ने दिया है। बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी, बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी। अनुकरण विधि अल्बर्ट बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा। वैज्ञानिक विधि फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन। रोल प्ले मेथड जैकोब एल मोरेनो, जैकोब एल मोरेनो, ये आपको याद रखना है। किंडरगार्टन स्कूल पहली बार कहाँ स्थापित किए गए भाई? जर्मनी में। किंडरगार्टन स्कूल पहली बार कहाँ स्थापित किए गए थे? जर्मनी में। और जो हर्बर्ट का जो 5 लेसन प्लान है उसमें क्या क्या होते हैं? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन, ये स्टेप आपको याद रखने हैं। हर्बर्ट का 5 लेसन प्लान है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब भाई बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है साइकोलॉजी का, जीन पियाजे। जीन पियाजे ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जिसमें टीचिंग वाले एग्जाम में जिससे जीन पियाजे से क्वेश्चन नहीं बनता हो। तो जीन पियाजे भाई कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। पहले आपने डिटेल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इन नोट से पढ़ लीजिए, और जितना मैं आपको समझाऊंगी आप लोगों के लिए एग्जाम में आने के लिए सफिशिएंट रहेगा, आप लोग बिलीव कीजिएगा। जीन पियाजे है वो स्विट्जरलैंड के थे, बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास को सिद्धांत दिया था, ठीक है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कितनी बताई गई हैं भाई? 5 विज्ञान के अनुसार तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आप सब लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन एक और ज्ञानेंद्रिय इसके अंदर क्या ऐड की गई है? मन। मन से प्राप्त होने वाला ज्ञान कैसा होता है? आभासी होता है। इन चीज़ों को याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा। जो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है वो किसको कहा जाता है? जीन पियाजे को, ये आपको याद रखना है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है। जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं दी थी, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं दी थी, कितनी अवस्थाएं दी थी जीन पियाजे ने? 4 अवस्थाएं दी थी। उनको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो बता देती हूँ। कि उन्होंने बताया था स्कीमा। स्कीमा क्या होता है भाई? कि जो ज्ञान ऑलरेडी सेव होता है, यानी जो क्रिया के समानांतर जो प्रक्रिया चलती है, क्रिया के समानांतर होने वाली क्रिया, जैसे कि उद्दीपन और अनुक्रिया, तो इसी को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन ऐसे के ऐसे देखने को मिल जाती है कि जो ज्ञान ऑलरेडी सेव होता है, क्रिया के साथ साथ जो प्रक्रिया चल रही होती है, तो उसको क्या कहेंगे? स्कीमा कहते हैं। जैसे कि उद्दीपन होता है, अनुक्रिया होती है, ठीक है। संतुलन, समायोजन, अनुकूलन, ये सब एक ही है। संतुलन, समायोजन, अनुकूलन, अडप्शन, ठीक है। परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना, परिस्थिति के अनुसार ढल जाना क्या कहलाता है? संतुलन या समायोजन कहलाता है। अब ये संतुलन है, ये 2 तरह से होता है, एक तो एसिमिलेशन, एक अकोमोडेशन। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। एसिमिलेशन आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन को क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण।
हिंदी में, और जबकि अकोमोडेशन को समंजन। तो आत्मसातीकरण में क्या होता है कि नए विचार या अनुभव के अपने पुराने अनुभवों के साथ जोड़ लेता है या उनके साथ अनुकूलित हो जाता है। एसिमिलेशन में क्या होता है भाई, नए विचार या अनुभव, जो नए विचार और अनुभव हैं उनको अपने पुराने अनुभवों के साथ जोड़ लेगा। जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, जो अपने नए अनुभव हैं उनको अपने पुरानों के साथ जोड़ लेता है और उन्हीं के अनुसार क्या हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है। तो वो तो क्या होता है, आत्मसातीकरण। जबकि जो समंजन होता है वो क्या होता है, जब एक व्यक्ति बालक अपने पुराने अनुभवों का परिमार्जन नए अनुभवों के अनुसार कर लेता है। भाई इसमें तो क्या था, नए वालों को पुरानों के साथ अनुकूलित कर रहा था, तो वो तो क्या था, आत्मसातीकरण। और जबकि समंजन में क्या होगा, जब एक व्यक्ति बालक अपने पुराने अनुभवों का परिमार्जन नए अनुभवों के अनुसार कर लेता है, पुराने वालों को नए के अनुसार ढाल लेता है और नए विचारों में ढल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, समंजन कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जो जीन पियाजे है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे और ये क्लास जो आपके लिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई है। जो पहली अवस्था बताई गई है वो क्या बताई गई है, संवेदी पेशीय गामक अवस्था, सेंसरी मोटर जो स्टेज बताई गई है, संवेदी पेशीय गामक अवस्था हिंदी में बोलते हैं उसको। ये कहाँ से कहाँ तक होती है, जन्म से लेकर 2 साल तक आपकी संवेदी पेशीय गामक अवस्था होती है। ठीक है, संवेदनाओं के आधार पर इसके अंदर जो विकास है वो होता है। इसको अनुकरण की अवस्था बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुकरण की अवस्था जीन पियाजे के अकॉर्डिंग किसको बोलते हैं, जन्म से 2 साल की अवस्था को बोलते हैं और उसी को संवेदी पेशीय गामक अवस्था भी बोलते हैं। त्वचा, कान, आँख सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बालक भाषा का विकास होने लगता है तथा 2 वर्ष का बालक बोलने लगता है। भाषा का विकास होने लगता है और 2 वर्ष तक बालक बोलने लग जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये आपको याद रखना है कि जो संवेदी पेशीय गामक अवस्था होती है, सेंसरी मोटर स्टेज में जो आपकी कंडीशन होती है, उसके अंदर वस्तु स्थायित्व, निश्चित रूप से किसी देखी गई वस्तु या आवाज का स्थायीकरण बालक के मस्तिष्क में होना। यानी जो चीज जहां पर देखी थी, ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि जो यानी ये पेन यहाँ पर देखा था बच्चे ने, तो बच्चा दूसरी बार भी क्या देखेगा कि भाई वो पेन है वो वहीं पर रहेगा, दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। तो जो 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है, जन्म से 2 साल तक जो बच्चा होता है, वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व की तरह उनका यूज करता है। और अनुकरण की अवस्था भी किसको बोलते हैं, संवेदी पेशीय गामक अवस्था को बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट इज, ये 2 पॉइंट आपको विशेष करके याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। 2 वर्ष की आयु में बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। भाई 2 वर्ष तक आते आते बालक समझने लगता है, अपने परिवार के सदस्यों को अच्छे से पहचानने लगता है। तो इसकी जो विशेषता है वो क्या है भाई, जीववाद। ठीक है, सजीववाद चिंतन, जो सजीववाद चिंतन है वो किसके अंदर आएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, जीववाद और सजीववाद चिंतन। जब एक बालक किसी भी वस्तु को केवल सजीव मानकर ही व्यवहार करता है, इस अवस्था में जो 2 से 7 वर्ष का जो बालक होता है वो क्या करता है कि जो वस्तुएं होती हैं उनको, निर्जीव को भी वो सजीव मानता है और सजीव को तो सजीव मानता ही है। तो जीववाद की अवस्था कौन सी हो जाएगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष की जो उम्र होती है उसके अंदर बच्चा जीववाद की अवस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूर्व संक्रिया का मतलब क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि एक नियम सब जगह पर लागू होता है, जैसे राधा की माँ के बाल लंबे हैं तो सभी की माँ के बाल लंबे होंगे, ऐसा बच्चा सोचता है। इसके अंदर भी पूर्व प्रत्यात्मक काल होता है और अंत्य प्रज्ञा काल होता है। जो पूर्व, अगर पूछ ले कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पूर्व प्रत्यात्मक काल कहाँ से कहाँ तक होता है, 2 से 4 वर्ष तक होता है, जबकि जो अंत्य प्रज्ञा काल है वो 4 से 7 वर्ष तक होता है। प्रबल जिज्ञासु काल होता है, पूर्व प्रत्यात्मक काल, और अनुसरण की अवस्था, देखिए अनुकरण नहीं है, ये क्या है, अनुसरण की अवस्था अंत्य प्रज्ञा काल को बोला गया है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है हमारे पास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी स्टेज क्या आ जाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। पलटावी चिंतन अवस्था भी इसी को बोलते हैं। पलटावी चिंतन अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें दी गई हैं, आपको सिर्फ माइंड में सेट करना है इनको। गणना से संबंधित प्रारंभिक व्यवहार आ जाता है।
मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन करना शुरू कर देता है। वैचारिक काल अवस्था होती है, वैचारिक काल अवस्था मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन शुरू कर देगा। ये सब किस में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15-16 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा गया है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? पूर्ण परिपक्वता की अवस्था। कि भाई क्या होती है? इसके अंदर बच्चा परिपक्व होने लगता है, मैच्योर होने लगता है और बच्चे में धीरे धीरे अमूर्त चिंतन की अवस्था भी आने लगती है। बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास 15-16 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है और जो तार्किकता का उच्चतम स्तर किसको कहा गया है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। संक्रियात्मक अवस्था, सबसे पहले क्या था? संवेदी पेशीय, सेंसर मोटर, ठीक है। सेकंड पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक और फोर्थ हमारी अमूर्त संक्रियात्मक। जो हमारी क्या थी? जो फर्स्ट थी सेंसरी संवेदी पेशीय गामक अवस्था, उसको क्या माना गया है? उसके अंदर क्या था? ऑब्जेक्ट परमानेंस जो था उसको याद रखना है, उस पॉइंट को। और जो सेकंड थिंग हमारे पास क्या थी? ऑब्जेक्ट परमानेंस के साथ साथ जो अनुकरण की अवस्था है वो भी किसको कहा गया है? संवेदी पेशीय गामक अवस्था को। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसके अंदर आपको सजीववाद याद रखना है, जीववाद याद रखना है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को पलटा विचिंतन की अवस्था और गणना से संबंधित प्रारंभिक व्यवहार, वैचारिक मूर्त अवस्थाओं के बारे में चिंतन करने लगता है। और अमूर्त में पूर्ण परिपक्वता की अवस्था होती है और साथ में गणना से संबंधित प्रारंभिक व्यवहार करने लगता है। ये तो किसने कर रहा था? मूर्त में। जबकि अमूर्त में अमूर्त चिंतन की अवस्था आ जाती है। बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास कौन सी अवस्था में हो जाता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तार्किकता का उच्चतम स्तर कौन सा होता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? तो क्या बताओगे? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, ये था आज का आपका टॉपिक जो मैंने आप लोगों को क्लियर किया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन शो करती हूँ कि आपसे किस तरह के जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। देखिए, बालक का विकास निरंतर चलने वाली परंतु मंद गति की प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा है? हरलोक ने कहा है। तो ऐसे डेफिनेशन भी आपको याद रखनी होती है। बालक का विकास है वो निरंतर चलता है लेकिन मंद गति की प्रक्रिया होती है, ये हरलोक ने कहा है। एक और क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में बालक की गामक शक्तियाँ प्रौढ़ हो जाती हैं? तो बालक की गामक शक्तियाँ प्रौढ़ कब हो रही थी? किशोरावस्था के अंदर। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 9 से 11 वर्ष की अवस्था में। तर्क, जिज्ञासा सबसे ज़्यादा कब आता है? 9 से 11 वर्ष की अवस्था में। और ये एक कन्फ्यूजिंग सवाल है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि जो खिलौनों की आयु पूछे या खिलौनों का काल पूछे तो पूर्व बाल्यावस्था, अगर खिलौनों की अवस्था पूछे तो शैशव अवस्था। खिलौनों की अवस्था शैशव अवस्था और खिलौनों का काल पूर्व बाल्यावस्था। शैशव अवस्था में विकसित संवेगों की अभिव्यक्ति होती है। जो शैशव अवस्था में जो संवेग विकसित हो रहे थे उनकी अभिव्यक्ति कब होती है? बाल्यावस्था के अंदर होती है। बालक के विकास की कौन सी अवस्था के अहम बनाम भूमिका, जो अभी बताया था अहम केंद्रित वाली, ये कब होती है? किशोरावस्था के अंदर। किशोरावस्था में मैंने बताया ना कि अहम केंद्रित हो जाता है बच्चा, तो किशोरावस्था में। बालक की किस अवस्था में सामान्यतः बुद्धि का विकास पूर्ण? बुद्धि का विकास पूर्ण कब होगा? किशोरावस्था में। बुद्धि का विकास कब होता है? किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर 5 वर्ष तथा 10 वर्ष के बालक में मानसिक रूप से स्पष्ट दिखाई पड़ती है। वही 5 वर्ष का बालक होगा, 10 वर्ष का बालक होगा, तो उनमें क्या अंतर दिखाई पड़ता है आपको? क्या भिन्नता दिखाई देती है? उनके अंदर संज्ञानात्मक जो उनकी संरचना है उसके अंदर भिन्नता आपको दिखाई देती है। उनके ज्ञान के अंदर अंतर आप लोग समझ सकते हैं। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की तथा घूमने फिरने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? भाई नई नई चीज़ों को जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, है ना। आपके घर में बच्चे होंगे तो ऐसा ही करते होंगे। और घूमने फिरने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था के अंदर। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। आपको क्वेश्चनों को किस तरह से टैकल करना है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और बगैर कहे ही वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। एंड नेक्स्ट चीज़, जो मेरा व्लॉग चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको भी फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोगों का प्यार इसी तरह बनाते रहिए। और कल फिर आप लोगों के लिए एक अच्छा सा रिवीजन करवाऊंगी और कोशिश यही रहेगी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके एग्जाम तक आपको क्लियर करवा दूँ, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।